हाय एंड वेलकम टू द स्पेसिफिक आस्क। आज मेरे साथ मेरे दोस्त जुपिंदर जीत सिंह हैं। ही इज़ अ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एट द ट्रिब्यून एंड ही इज़ बीन डूइंग क्राइम रिपोर्टिंग फॉर अ लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। पंजाब सेंट्रिक पूरी उनकी इन्वेस्टिगेशंस रही हैं अब तक, एंड ही इज़ रिटन अ बंच ऑफ बुक्स विच आर ट्रू टू हिज लाइफ एंड हिज रिसर्च। उसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बुक दैट इज़ रिटन. इट्स कॉल्ड हु किल्ड मूसेवाला. And this is a spiraling story of violence in Punjab. So this is a crime reporter's analysis or crime reporter's basically story written about the case. And I think you will find it very engaging. I've read the book and it is simply unput downable. मतलब किताब को नीचे रखने का मन नहीं कर रहा था और मैंने फर्स्ट पेज से एंड तक बिल्कुल कंटिन्यूस ये पढ़ी है. And I think this can be turned into a great movie, and I think there's a lot of value in it. We will talk to him about the condition of violence in Punjab in detail. Hi Jupinder ji. Hi. Thank you boss for coming. आपने टाइम निकाला आज हमारे लिए. Thank you, आपने इनवाइट किया मुझे. नहीं, I think the privilege is all ours. सीधा शुरू करते हैं हम अपनी बात. जी. Who was Sidhu Moosewala according to you? The world knows him as a musician, an artist. What's your take? बिल्कुल सही है. ये बड़ा आपका डिफरेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. वर्ल्ड नोज हिम एज अ पंजाबी रैप सिंगर जी. और वो एक ऐसा सिंगर था जो कम से कम रिसेंट टाइम में पंजाब में ऐसा कोई भी सिंगर नहीं हुआ जो वर्ल्ड लेवल पे इतना फेमस हो और जिसकी जितनी इतनी फॉलोइंग हो. लेकिन सिद्धू मूसेवाला असल में एक फिनोमिना था जो पंजाब के जो इस समय इश्यूज चल रहे हैं, जो पंजाब का यूथ फेस कर रहा है इश्यूज, जैसे उसके अनसर्टेनिटी है, उसको वो पंजाब में रहना भी चाहता है, पंजाब को ग्रो भी करना चाहता है, लेकिन उसको पंजाब में वो फ्यूचर नहीं दिख रहा जो उसको कनाडा, इंग्लैंड या अमेरिका में दिखता है. और फिर पंजाब के जो मसले चल रहे हैं, पंजाब के कई इश्यूज हैं जो पंजाबीज फील करते हैं कि हमारे सॉल्व नहीं हुए हैं, वो सही है, वो गलत है, वो डिफरेंट डिबेट है. तो वो इन सब का वो एक प्रोडक्ट था वो. राइट. तो इसलिए वो सिर्फ एक रैप सिंगर नहीं था. So he had emotions were very much on the surface. Being young, he was very expressive. He had very strong ideology about certain things that he believed in, right? हाँ, मूसेवाला का कोई फिल्टर नहीं था. He had no filter. I mean, अगर उसको इलेक्शन में वो हार गया तो उसने स्केपगोट लिख दिया, है ना. तो अगर उसको किसी और पे गुस्सा आया तो उसने उसके बारे में लिख दिया. अगर उसको कुछ थ्रेट्स आए हैं तो उसने वापस काउंटर थ्रेट दिए. तो उसका ये नहीं था यार, उसका कोई डिप्लोमेसी नहीं थी उस बंदे में ना. इसीलिए उसको पंजाबी और वर्ल्ड ओवर इतना फैन फॉलोइंग है, बिकॉज पंजाबी बाय नेचर मुंह पे बात बोलने वाले को पसंद करते हैं. राइट. तो इसलिए वो डिफरेंट था. बेबाक, एकदम बिल्कुल बेबाक. कुछ क्रिटिसिज्म भी है, नार्सिसिज्म भी था उसका, बिकॉज वो बहुत आई मी माई सेल्फ काफी था उसका, पर ये उसका स्टाइल था. और यही उसका था. डू यू थिंक लोग उसको मिसअंडरस्टैंड भी करते थे? बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ गन कल्चर इन द सॉन्ग्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस, देयर वाज अ लॉट ऑफ, एटलीस्ट threat wise, like he was very daring. He used to challenge people in his songs, in his music, in his lyrics. तो बहुत ज़्यादा था वो. प्लस of course being a जट, it's a part of his culture कि भाई असी जट्टा. तो एक वो था. हाँ, उसका गन कल्चर को तो बहुत क्रिटिसाइज हुआ है. इनफैक्ट उसके ऊपर 4 केस भी हुए हैं. ओके. 3 केस गन कल्चर के हुए हैं, चौथा केस रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का हुआ था 295 सेक्शन के, जिसके ऊपर की उन्होंने बाद में गाना गाया. तो जो गन कल्चर है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ. और इनफैक्ट पंजाब ने बिकॉज ऑफ मूसेवाला सॉन्ग, पंजाब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी और अभी प्रेजेंट आप गवर्नमेंट ने भी एक पूरी पॉलिसी बनाई हुई है अबाउट गन कल्चर. तो अगर आप फेसबुक पे पंजाब में गन लेके फोटो आप डालते हो, पोस्ट करते हो, तो आपके ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगा. अगर आपने वैसे कैजुअली डाली है तो भी केस रजिस्टर हो सकता है. right. जिसका क्रिटिसिज्म हुआ तो अब देयर इज सम माइल्ड दिस थिंग, पर आपको वार्निंग तो डेफिनेटली मिलेगी. right. तो ये पर इसमें मेन क्वेश्चन ये है कि जो गन कल्चर है वो आया कहाँ से. तो पंजाब हम सब जानते हैं कि बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान के साथ. ये आज की जनरेशन जानती है इसको कि हमारा 543 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान का, लेकिन ये 75 ईयर्स का ही है और हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं. बट पंजाब जो लार्जर पंजाब था, जो पाकिस्तान था, जो हिंदुस्तान से बड़ा पंजाब तो उधर है. हाँ, बिल्कुल. तो ये
शुरू से ही, मतलब जब से है एटलीस्ट 7वीं 8वीं सेंचुरी से जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं वो पंजाब के थ्रू आए हैं जी। और पहले तो जो लैंड रूट था वो बठिंडा था। अगर आप अल बरूनी की बुक्स पढ़ो तो अल बरूनी की बुक्स में आपको दिल्ली के बाद जो नेक्स्ट शहर मैप पे दिखता है अल बरूनी के मैप में वो बठिंडा है। ओके। और बठिंडा और मानसा एक ही बात है, उसमें उनमें हार्डली 30-40 किलोमीटर का फर्क है। राइट। तो इसलिए जितने भी इन्वेडर्स आए थे उनसे बचने के लिए आपको गन चाहिए। और अजीब से कल्चर रहे हैं, मतलब जो ये गन पकड़ने का कल्चर है जिसको हाइपर मैस्कुलिनिटी भी है ना कह देते हैं, डेफिनेटली यस। जो मैचो कल्चर है वो भी है, तो वो हमारे वैल्यूज में आ गया, वो फोकलोर में आ गया। और हमारे कल्चर में ये था कि जो भी खब्बी खां होगा, जो पंजाबी में बोलते हैं खब्बी खां होगा, तो वो बंदा जबरदस्त था, उसकी फैन फॉलोइंग होगी। तो जितने भी रॉबिन हुड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आउटलॉज हैं उन सबको पसंद किया जाता है। जैसे जो अमृतसर का इलाका है, अमृतसर के इलाके में बहुत फनी ये एक था कि मुझे कुछ एक्सपर्ट्स ने जो वहाँ के हिस्टोरियन से वो बताते थे, उसको माझा एरिया बोलते हैं बिकॉज वो जो ट्रेडिशनल 6-7 रिवर्स थी हमारी नॉर्थ इंडिया की उनके सेंटर में था, इसलिए उसको माझा बोलते हैं। और ये अकबर ने की थी ये दिस डिस्टिंक्शन। ओके। तो माझा में उसी को बेटी दी जाती थी जो किसी की भैंस उठा के लाता था। तो ये लैंड का ये कल्चर है वहाँ के, तो इसलिए हमारे यहाँ तो मतलब गन को ज्यादा कुछ समझा नहीं जाता। अभी पिछले साल जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो रिजाइन कर दिया, उन्होंने बिल्कुल क्लियरिंग कॉल दी है कि हर पंजाबी को गन रखनी चाहिए, आर्म्स लाइसेंस चाहिए। उनका जो वहाँ पे आर्गुमेंट है वो ये है कि लाइसेंस वेपन से कितना क्राइम होता है। इवन पुलिस डेटा में मैक्सिमम 5% होता है। जो एक पर्सनल एनमिटी हुई रश ऑफ ब्लड जो क्राइम होता है वो लाइसेंस्ड वेपन पे होता है। हस्बैंड ने बीवी को मार दिया, बीवी ने हस्बैंड को मार दिया, या पड़ोसियों से लड़ाई हो गई, हाँ जो उस मोमेंट पे हीटेड है, यस। तो लेकिन जो मेजर क्राइम है, चलो आप और कर लो, 90% क्राइम तो एटलीस्ट अनलाइसेंस वेपन से है ना। तो इसलिए ये आर्गुमेंट है कि हमारे पास वेपन होने चाहिए। और मूसेवाला ने भी बहुत इंटरव्यूज में बोला था कि वेपन्स होने चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म उसने फेस किया है। बट पंजाब मैंने जितना जो देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब ऑफ कोर्स, लेकिन जितनी बार मैं वहाँ गया हूँ मैंने वहाँ देखा छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है पंजाब के अंदर। तो डू यू थिंक इन अ हॉट ब्लडेड सिचुएशन पे पंजाबीज आर हॉट ब्लडेड? देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइड देयर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट एक्चुअली। इट इज, या। तो वहाँ पर गन्स को आई डोंट नो, द प्रेजेंस ऑफ अ गन कैन प्रोबब्ली क्रिएट मोर हैवॉक देन एनी सेफ्टी। इट कैन, या पर जैसे मैंने कहा कि लाइसेंस वेपन से इतना हुआ नहीं, पर हम पंजाबियों में थोड़ा ना मूंछ का सवाल हो जाता है। तो वेरी गुड। मूंछ का सवाल 5 रुपए में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और कई बार वो 5 करोड़ भी माफ कर देंगे। इट्स द सेम। पंजाबीज आर नोन एज वेरी इमोशनल एंड लार्ज हार्टेड पर्सन। आपके साथ अगर लड़ाई हुई है तो वो भूल भी जाएंगे। सर, कमिंग बैक टू शुभ, can you talk about a few of his songs? We spoke about 295. हमने Scapegoat की बात करी. He wrote a song called SYL. There was a song called Bambiha also. What's your take on all these songs, which were actually more, he wanted to send a message to somebody out there. या वो उसका expression का तरीका जो था उनका gentleman का वो ऐसे था. And just talk about these songs if you can. Maybe some others if you come to your mind. Sure. In fact, मुझे अगर उनके गानों के बारे में बात करनी है ना, तो मैं पहले गाने के बारे में करूंगा विच वॉज लाइसेंस सॉन्ग। जब वो GNE कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे थे लुधियाना में जी, तो तब उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। वो हरविंदर बिट्टू वहाँ पे उनके टीचर थे जी। उनसे वो गाना सीख रहे थे। उन्होंने तबला भी सीखा और वोकल भी सीखा, उन्होंने वोकल सिंगिंग भी सीखी। तो जब उन्होंने गाना उन्होंने पहले किसी से लिखवाना था, और वो जो जिससे लिखवाना था वो पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा था जो इनके पास थे नहीं उस टाइम। जी बिल्कुल। और फिर उसने पैसे भी प्रॉमिस हुए, तो उसने प्रॉमिस वाले दिन उसने सॉन्ग दिया नहीं। तो सिद्धू मूसेवाला ने डिसाइडेड कि मैं खुद लिखूंगा। तो अब गाना कैसे लिखें? तो बातों बातों में बात चल रही कि हम किसी हमारे फ्रीडम फाइटर पे लिखें। तो उनको शहीद उधम सिंह
से बहुत ज़्यादा ही वाज ही हैड रेड अबाउट हिम, तो उन्होंने, बिकॉज शहीद उधम सिंह भी उसी बेल्ट में है, सुनाम, मानसा, बठिंडा सब एक ही बेल्ट है वहाँ की ना। तो उन्होंने बात करते करते हुआ कि यार जिस वेपन से उन्होंने मारा शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को, तो उस वेपन का उन्होंने लाइसेंस कैसे लिया इंग्लैंड में। तो उनको जो उनके म्यूजिक के टीचर थे वो कहते हैं कि नहीं, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं ना वो लाइसेंसों के पीछे नहीं जाते होते। तो उस सॉन्ग का सारा थीम ही ये है कि जिन्होंने किसी को मारना होता है ना, वो लाइसेंस वेपन नहीं चाहिए होता, वो उन्होंने मार देना होता है, वो उनसे था। तो वहां से वो कहाँ फिर गैंग कल्चर में आ गए, फिर उन्होंने एक आधा मुश्किल से रोमांटिक सॉन्ग गाया उन्होंने, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर भी गाया, और फिर इवेंचुअली 295 जो उनका सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है। SYL तो उनके मर्डर के बाद रिलीज हुआ। तो ऐसे उनके सॉन्ग थे। मुझे लग रहा है कि जितना भी मैंने उनको स्टडी किया और मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात भी की, और सबका ये थोड़ा मानना था कि जो उनके पहले सॉन्ग्स थे वो थोड़े टीनेज वाले, हालांकि ही वाज नॉट अ टीनेजर, पर वो लड़कपन वाले सॉन्ग्स थे जी। और कुछ सॉन्ग्स में वो सीरियस भी थे, लेकिन गैलरी सिर्फ पब्लिक उनके यही गन कल्चर और मर जाएंगे मार देंगे वाले सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, और पंजाबी फिल्मों में भी यही कुछ है। तो लेकिन उनकी 295 में बहुत मैच्योरिटी, और वो एक थ्रेशोल्ड पे थे एक मैच्योरिटी के, और जब उनका वो मर्डर हुआ तो वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे थे मैच्योरिटी के, विच वाज अ वेरी ट्रेजिक थिंग। और इसी के बीच में उन्होंने अपने फादर और मदर के ऊपर भी गाया है। तो वो सिद्धू मूसेवाला एक कंप्लीट पैकेज बन गया। ऐसा नहीं था जैसे नॉर्मली ये जनरेशन आर्गुमेंट होता है ना कि जो सॉन्ग बच्चे सुन रहे हैं उनको पेरेंट्स नहीं पसंद करते, या वो कहते हैं ये क्या सिंगर है, सिंगर तो हमारे थे। लेकिन मूसेवाला को एल्डरली भी पसंद करते थे, बिकॉज वो एक वैल्यू शो कर रहा है, वो अपने गांव में रह रहा है, अपने पेरेंट्स को प्यार कर रहा है, और कह रहा है कि अपनी जो उसने माता के लिए गाया है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूँ जब मैं शांत होता हूँ, और लविंग होता है, एंड ऑल दैट। You've analyzed some of the lyrics, आपने वो अपनी बुक में भी एनालाइज किए हैं। जी, they are worth reading, they were amazing actually। और उससे उनकी पर्सनालिटी के बारे में समझ में आता है जी। Just a regular boy with simple dreams, at least in the beginning he was exactly like that, ऐसे ही था। वो एनालॉजी बहुत अच्छे से ड्रॉ होती है आपकी बुक में। जो उनका हाइपर मैस्कुलिनिटी, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हिज सॉन्ग्स, डू यू थिंक दैट उसकी वजह से कुछ लोग एग्रीवेट हुए उनसे, कुछ लोग नाराज हुए? मे बी इट बिकेम अ कॉज फॉर इवन सम फॉल्स न्यूज आउट देयर अबाउट हिम। कई तरीके की मिथ्स हैं, कई तरीके की। हाँ, ये उनके ऊपर ब्लेम लगता है कि उन्होंने बहुत लोगों को प्रोवोक किया। I mean, अगर कहीं आग लगी है तो सिद्धू मूसेवाले ने उस आग को बुझाया नहीं है, और ये उसकी नेचर थी, उसकी फैन फॉलोइंग इसीलिए थी। जस्ट लाइक वीरेंद्र सहवाग है, उसकी नेचर है कि उसने छक्का मारना है, नीचे मारेगा नहीं, उठा के मारेगा। तो अगर वो छक्का नहीं मारेगा तो वो आउट हो जाएगा। तो सिद्धू मूसेवाला, एक्चुअल में सिद्धू मूसेवाला में लेयर्स नहीं है, राइट? वो जैसा है वो वैसा उसने अपने आप को शो किया। हालांकि वो प्राइवेट में बहुत शाय था, लेकिन अग्रेसिव तो था। अगर आप उसके वीडियोस और वो सब कुछ देखो तो वैसे ही था, लेकिन हाइपर मैस्कुलिनिटी तो ब्लड में है, बिकॉज मानसा का जो एरिया है ना, वो सारा एरिया ही रिबेलियन, रिबेल्स का और रेजिस्टेंस का है। इनफैक्ट जो उसकी टोपोग्राफी, ज्योग्राफी है ना वहाँ की, तो उसके साउथ साइड पे राजस्थान का डेजर्ट शुरू हो जाता है, और ये सेमी एरिड एरिया, और उसके नॉर्थ साइड पे फर्टाइल पंजाब शुरू हो रहा है। और किसी टाइम पे जो सतलुज रिवर था वो बठिंडा के साथ चलता था, जब उसके बाद उसने कोर्स चेंज कर लिया, वो बिल्कुल ड्राई सा सेमी एरिड एरिया। तो राजस्थान से जितनी भी सैंड उड़ती है वो यहाँ आके जमा होती है, जो इसके टिब्बे थे, टिब्बेज आर माउंट्स, समझ गया। तो वहां पे वो एक नेचुरल बैरियर है डेजर्ट को फैलने से रोकने के लिए। तो वो एक रेजिस्टेंस आ गई लैंड में। यही रेजिस्टेंस वहां के ब्लड में लोगों में। अगर आप पंजाब में लेफ्टिस्ट मूवमेंट सबसे ज्यादा मानसा में है, नक्सलाइट मूवमेंट मानसा से शुरू हुई, जूना मोर जिसके बारे में आउटलॉ था, रॉबिन हुड था, जग्गा डाकू, ये सब वहीं से हुए हैं। और ना सिर्फ वो, हमारे अभी जो गलवान वैली में चाइना के साथ क्लैश हुआ है, उसमें मानसा के 19 साल के लड़कों ने शहीदी ली है। तो आर्मी के लोग भी वहां सोए हैं। तो वो एरिया ऐसा है
कि जिसमें आपको जो करेज दिखाना है ना वो बहुत नेचुरल है। तो वो ऐसे वो किसी की धमकी से नहीं आते। इवन जो फार्मर एजिटेशन है उसमें जितने भी ज्यादातर लोगों ने लीड किया है जी वो सब के सब मानसा थे। जी। अच्छा, ये हाँ बात नहीं पता थी मुझको। या मतलब मैक्सिमम स्पेशली जो लेडीज हैं वहाँ की, जितने भी औरतों के मोर्चे थे उनमें उनके मानसा की लेडीज ने लीड किया हुआ Okay. था। Wow. और वो तो बहुत ही एकदम टॉरिड रेजिस्टेंस रहा। इनफैक्ट आई थिंक सबसे लंबा रेजिस्टेंस रहा हमारे, और या which was a peaceful protest और कितना समय। कंपैरेटिवली पीसफुल था। बीच में Right. कुछ एपिसोड्स भी हुए थे Right. बट कंपैरेटिवली पीसफुल था। और भर सर्दी में या पूरी दिसंबर जनवरी लोगों ने वहाँ बिताई। और वी यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर, जब भी कभी उस रास्ते से निकलना होता था तो देखते थे लोगों ने कैसे अपने वो लगा रखे हैं डेरे। और कई लोगों ने सेवा भी करी वहाँ, कई लोगों ने। इट वाज अ वेरी, आई डोंट नो, जो लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं और जो उस तरफ से निकले होंगे उनको उसकी पल्स फील हुई होगी। अदरवाइज बाकी इंडिया को तो शायद पल्स भी फील नहीं हुई होगी, बिकॉज न्यूज़ में इतना ज़्यादा था भी नहीं। जहाँ जहाँ कुछ रीजनल एरियाज में वो दिखाया गया था। ही वेंट टू दोज प्रोटेस्ट, राइट? वो गए भी थे शायद वहाँ। यस And, I उन्होंने गाना भी गाया और फिल्म भी बनाई है इसके ऊपर। मुझे फिल्म के बारे में नहीं पता। जी जी, उन्होंने फिल्म भी बनाई है। उसमें उनका ट्रैक्टर भी उन्होंने शो किया था 5911, जो उनका बाद में म्यूजिक लेबल भी राइट बना। राइट राइट। Yeah. उन्होंने आई थिंक हाँ एक म्यूजिक लेबल बनाया 5911 फॉर न्यू आर्टिस्ट्स, अपकमिंग आर्टिस्ट। दैट वाज हिज वे ऑफ गिविंग बैक टू द यंगस्टर्स। एग्जैक्टली कि तुम महंगे महंगे लेबल्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ और यू कैन शो योर टैलेंट। एग्जैक्टली Which was a great thing about him, and being so young, I don't think he was old enough to... उन्होंने 29 के भी नहीं थे। 11 जून को 29 का होना था और 29 मई को ही वाज किल्ड। वाओ। लोग शादी नहीं करते इस उम्र तक, तो अभी तो एक अलग अल्लड़पन होता है इस उम्र में आज भी। वो मैच्योरिटी जो हमारी प्रीवियस जनरेशंस को इस एज में आती थी, आज की जनरेशन को इस एज में नहीं आती है। यू मेट हिज पेरेंट्स मल्टीपल टाइम्स? हाँ यस, मैंने जब उनके मर्डर के बाद भी मिला और बुक के टाइम भी मिला और बुक लिखने के बाद भी मिला जी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद देम? ये हमेशा मुझसे जब पूछा जाता है ना तो मुझे एक ठंडा सांस लेना पड़ता है। मैंने ना क्राइम रिपोर्टिंग में मुझे ऑलमोस्ट जर्नलिज्म में मुझे 27 ईयर्स हो गए हैं जी। और उसमें मैंने जम्मू कश्मीर में भी काम किया है, पंजाब, राजस्थान, सब जगह किया, और मैंने बहुत ब्लड शेड देखा है, बहुत गोरी क्राइम रिपोर्ट किया है। और बिकॉज स्पॉट पे जाने का शौक था तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे सीन्स देखे जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता जी। लेकिन किसी भी जगह पे मैं कभी स्पीचलेस नहीं हुआ लाइफ में। मतलब सवाल पूछ तो जर्नलिस्ट का पूछना उसके बिना तो आप स्टोरी लिख ही नहीं सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सेंसिटिव सवाल पूछे। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये मुझे सबसे स्टूपिड सवाल होता है। लेकिन उनके पेरेंट्स के सामने मतलब मुझे लगता था कि मैं चुप रहूंगा और सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और ये लोगों से जो बात कर रहे हैं वो उनको करने दूंगा। और सिर्फ ये था कि बिकॉज उनसे जो मैंने क्लैरिफिकेशन ली कई बातों की ना, बिकॉज इंटरनेट पे इतना कुछ स्कैटर्ड पड़ा है ना, इतने क्लेम्स हैं मर्डर वाले दिन कौन कहाँ था, क्या हुआ, और 6 शूटर थे कि 8 शूटर थे कि 4 शूटर थे, और उनकी लाइफ और इतना कुछ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने वो क्रॉस चेक और कॉरोबोरेट किया है। बाकी तो वो हर हफ्ते वो वीडियो रिलीज करते थे। बहुत कुछ मतलब इंटरनेट पे पड़ा था जिसको फिल्टर करना था और कोरिलेट करना था जी। तो वो मैंने उनके पेरेंट्स के साथ किया, स्पेशली मदर के साथ। तो मदर को ही मैंने बुक वापस किया, बुक उनको जाके दी है मैंने। पब्लिश हो गई। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उनको बुक वो गिफ्ट दी है, पर ये एक मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट था, बिकॉज सिद्धू मूसेवाले को मैं कभी नहीं मिला। ठीक बात है। और बहुत सारे ज़्यादातर जर्नलिस्ट चाहे पंजाब में थे चाहे दिल्ली में थे, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे कि ये गन कल्चर हो रहा है, और मैंने भी किया है। और हम लोग बहुत कम, मैंने कभी उनका गाना नहीं सुना। अगर जिम में चल रहा है तो सुन लिया, रेडियो पे चल रहा है तो सुन लिया। उनके गाने ना आपको थोड़ा एजिटेट करते थे, वो आपको काम डाउन नहीं करते थे। तो हो सकता है मेरी नेचर डिफरेंट थी, मैं जो काम डाउन पीसफुल सॉन्ग सुनता था। तो जब मैंने उनकी मदर को वो बुक दी ना, तो उन्होंने उस बुक को पकड़ा और मेरे साथ मेरा फोटोग्राफर था, 2 फोटोग्राफर थे, और हमें था कि हम प्लीज इसको वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या फोटो लेंगे। तो उन्होंने बुक को पकड़ के, जैसे बुक का पकड़, तो उन्होंने उसके फेस पे, उनकी ना गालों पे, चीक्स पे हाथ फेरा, और ऐसा फेरा उन्होंने जैसे एक नया पैदा हुआ बच्चा पहली बार माँ की गोद में आता है।
और मैं जब भी इस चीज़ को याद करता हूँ, इस सीन को याद करता हूँ, मैं आई ऑलवेज बहुत चौक हो जाता हूँ मैं। और मैं कुछ नहीं बोल पाया उनको कि मैंने इस बुक में क्या लिखा है, मैंने क्या नहीं लिखा। मैं वहाँ चुप रहा और मेरे साथ वाले फ्रीज कर गए, कैमरा मैन भी फ्रीज कर गए, उनसे क्लिक ही नहीं हुआ वो वाला। बाद में उन्होंने इसको बुक को माथे पे लगाया और प्यार भी किया। उन्होंने मतलब इतनी रिस्पेक्ट की है और मुझे बोला कि बेटा मैं इंग्लिश इतनी तो नहीं पढ़ सकती, वो टीचर रहे हैं, कि मैं इतनी तो नहीं पढ़ सकती, तो जब पंजाबी में निकलेगी तो मेरे पास जरूर आना। सिर्फ उन्होंने इतने ही शब्द थे। वो सेंटिमेंट वैसे भी हम लोग शायद इस लाइफ टाइम में नहीं समझ पाएंगे, एक मदर का सेंटिमेंट टुवर्ड्स हर सन। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी का भी लाइफ में मीटियोरिक राइज हम पढ़ते ही होते हैं ना, तो मतलब पिछले 5 साल में वो सडनली दुनिया का इतना बड़ा हीरो बन जाए, डेफिनेटली, और लोग आपके घर आ रहे हैं, आपको भगवान की तरह पूज रहे हैं, और सडनली एक मोमेंट में वो चला गया और उसके उनको अभी तक जवाब भी नहीं मिले। सर बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, राहत फ़तेह अली खान साहब, फॉरेन आर्टिस्ट्स जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था, नहीं किया था, बट एनीबडी हु हैड हर्ड ऑफ हिम, अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस ने सबने इनको अवार्ड दी है। दे हैव बेसिकली गिवन हिम दैट रिस्पेक्ट इन देयर लाइव परफॉर्मेंसेस ओवर द लास्ट एंटायर ईयर। इतनी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर और एक हॉट ब्लडेड प्रॉपर हार्डकोर पंजाबी फैमिली, जट फैमिली, with of course a lot of core values intact, और इतना ऊंचा नाम होने के बावजूद आज तक वो केस प्रॉपरली सॉल्व नहीं हुआ फॉर सच अ प्रोमिनेंट फिगर, राइट? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? या यही क्वेश्चन मेन मेरे ऊपर था जब मैंने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया। बेसिकली मेरी इसमें एंट्री 29 मई को ही होती है, जिस दिन मर्डर हो जाता है जी। और मेरा जॉब प्रोफाइल ये है कि जितने भी मेजर क्राइम है पंजाब में, हालांकि हमारे बहुत कैपेबल रिपोर्टर्स हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में, ट्रिब्यून का मेन सेंटर ही पंजाब है जी, तो पर जो मेजर क्राइम है वो इट्स बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर इट, कि अच्छी तरह कवर हो, हम कोई एस्पेक्ट मिस ना करें। और सीनियर ऑफिसर से बात करना, पुलिस हेडक्वार्टर में कवर करता हूँ, डीजीपी से, बिकॉज उनकी ऊपर अटैक हुआ इसकी कंफर्मेशन हमें अथॉरिटी से चाहिए थी, उनकी डेथ हो गई है ये चाहिए थी, और फिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर दिल्ली भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। तो मैं मतलब टोटली 29 मई से मेरी खुद की लाइफ भी चेंज हो गई है। बिल्कुल, मतलब डेली इस केस के बारे में कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ सही कुछ गलत एंड एवरीथिंग। तो इसका यही क्वेश्चन था कि हु किल्ड मूसेवाला। यस। अब मुझे ना बहुत अजीब लगा कि जैसे ही उनका मर्डर हुआ एक घंटे बाद गोल्डी बराड़ ने क्लेम कर दिया कि इसको हमने मारा है। सोशल मीडिया पे? हाँ, सोशल मीडिया पे किया, फिर उन्होंने इंटरव्यू भी दी। अच्छा, ओके। है ना, उन्होंने साथ के साथ इंटरव्यू दे दी थी कि मैंने ये किया। फिर उसी भी सचिन थापन ने भी कर लिया कि मैंने कर दिया। और शाम को 9:30 बजे पंजाब के डीजीपी ने, ये 5:30 पौने 6 मर्डर हो रहा है, 9:30 बजे डीजीपी ने बोल दिया कि ये केस सॉल्व है, ये गैंग वॉर का हिस्सा है। और गैंग वॉर जो 2016 में जिसका मैंने बुक में जिक्र किया है, बिल्कुल, तो उस गैंग वॉर करके ही मूसेवाला को मार दिया गया। पुलिस ने मतलब ओपन एंड शट केस कर दिया। तो इससे पहले तो आपने मूसेवाला को कभी गैंगस्टर बोला नहीं, और किसी गैंग से एसोसिएटेड भी नहीं थे, किसी गैंगस्टर से आपने एसोसिएट नहीं किया, किसी एफआईआर में उसका नाम नहीं है, तो वो गैंग वॉर में कैसे इन्वॉल्व हो गया? तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे हुआ। बुक का शेप इसने इवेंचुअली अगस्त में लेना शुरू किया। जब मेरे वेस्टलैंड बुक्स पब्लिशर हैं और एक एस लिटरेरी कंसल्टेंसी है, जया भट्टाचार्य जी रोज लिटरेरी एजेंट है, शी इज इंटरनेशनली फेमस। तो वो मेरी स्टोरीज जो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा था, तो शी वाज फॉलोइंग दैट स्टोरीज, और उन्होंने मुझे बोला, जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या चल रहा है ये, बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, सो आई सेड मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ। एंड देन उनको पता चला कि मैंने भगत सिंह की पिस्टल ढूंढी थी और मैंने उसके ऊपर बुक की है। जस्सी ऑनर किलिंग कनाडा का, वो मैंने 100 से ज़्यादा आर्टिकल किया, और मैं 22 साल से, और अदर अब तो 23 हो गए, 23 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो वो कहते तो व्हाई डोंट यू राइट ऑन दिस? तो मैं सोच रहा था, बट शी गेव इट द शेप एंड यू आर जस्ट द राइट पर्सन टू राइट अबाउट इट एक्चुअली। तो देन वी प्लान के हम एक क्विक बुक करते हैं 3 months में, और उसमें वी विल ट्राई टू आंसर कि हु किल्ड मूसेवाला।
प्रॉब्लम उसमें ये आ गई थी कि अभी तक उसमें चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं जी और इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। जी तो बहुत सारी बातें बिटवीन द लाइंस हैं जो आई एम श्योर रीडर को समझ आ जाएंगी। which is actually something that the writer, as a writer, I don't think you can say admit to things directly, क्योंकि या अभी तो केस सॉल्व चल रहा है, अभी तो everything is अभी चल रहा है, अगर ongoing. हम चाहते हुए भी नहीं लिख सकते हैं। That's fair. नहीं, वो लिखना शायद कहीं ना कहीं ethical point of view से भी शायद गलत हो जाएगा, हाँ, legal वो point of view से लीगली गलत भी हो रॉन्ग जाएगा. है। यस, Right. I saw an interview on mainstream news about of course he's famous now, Lawrence Bishnoi का एक इंटरव्यू उनका आया था, and I think he's in the Tihar jail if I'm not wrong, and he's speaking about the reporter asked him कि what was your link with सिद्धू मूसेवाला's killing and everything. वो पूछ रहे थे उनसे सवाल, तो उन्होंने अपने जवाब भी दिए, उन्होंने कुछ कहा भी उस बारे में रिलेटेड में, बट जिस तरीके का वो इंटरव्यू था थोड़ा सा देख के मेरे को शायद आई डोंट नो ऐसा पहले कभी हुआ है कि कोई क्रिमिनल आई थिंक जेल में है, कन्विक्टेड है या नहीं मेरे को क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट ही इज़ इन जेल एंड ही इज़ बीइंग इंटरव्यूड ऑन मेन स्ट्रीम न्यूज़. तो मैंने ऐसा कभी शायद देखा नहीं, बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? डू वी आइडलाइज क्रिमिनल्स इन आवर कंट्री? आपको लगता है कि शायद हम उनको एक स्टॉलवॉर्ट टाइप का फिगर बना देते हैं और फिर उनको आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं इन अ वे, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट सोसाइटी पे? ये आपका बहुत टाइमली क्वेश्चन है, बिकॉज यही बात हम कर रहे थे. बिल्कुल. तो जो वन ऑफ द थ्योरीज मेरी जो थी कि ये 1 घंटे बाद ही गोल्डी ब्रार ने क्लेम कर लिया, तो उनका मोटिव क्या था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन और क्राइम रिपोर्टिंग में पहली बात जो मैंने सीखी है कि जो बिल्कुल सही, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट किलर लग रहा है, वो होता नहीं है. ओके. राइट. तो इन्होंने सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. तो उसका एक फैक्टर था कि जो गैंगस्टर हैं वो सिर्फ अपना डर फैला के वो सरवाइव करते हैं और लोगों से डरा के पैसे लेंगे, रैंसम लेंगे. तो अगर आपने मूसेवाला को मारा है तो आपका तो डर सारी दुनिया में हो गया. ऊपर से लॉरेंस ने सलमान खान को भी किया हुआ था. बिल्कुल. तो एक तो ये एस्पेक्ट लगा. एक मेरे मन में जो ये था और अभी भी है, दैट कि वो चाहते हैं कि ये केस यहीं खत्म हो जाए गैंगस्टर तक, जो मेरी आत्मा नहीं मानती. मैं नहीं मानता कि ये लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार से बात शुरू होके उन पे ही खत्म होगी. ये मेरा दिल नहीं मानता, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मानता. गट फीलिंग. और जिस इंटरव्यू की आपने बात की, वो मेरे इस शक को, मेरे सस्पिशन को, थ्योरी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करती है. बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी अपने 23 साल के उस में किसी क्रिमिनल की अंडर ट्रायल की, वो भी कॉन्विक्ट नहीं हुआ, अंडर ट्रायल की इंटरव्यू नहीं देखी. और एक नहीं, बैक टू बैक दो इंटरव्यूज हुई जी. और उन इंटरव्यूज की वीडियो ऑडियो क्वालिटी आप देखो, वो स्टूडियो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है. मैंने जेल्स बहुत विजिट की हैं लाइफ में, और जेल्स में आपको बैकग्राउंड नॉइस इतनी होती है, या तो चलो नॉइस उन्होंने इसी रूम में ऐसे बैठा दिया, सेपरेट रूम में नॉइस किलिंग टेक्निक हो सकता है वो यूज कर लियो, पर लाइट यूज करना बहुत मुश्किल बात है. तो मुझे लग रहा है कि कुछ फोर्सेस थी जो चाहती थी कि वो इंटरव्यू हो. और वो इंटरव्यू हुई है मूसेवाला जी के डेथ एनिवर्सरी से 3-4 दिन पहले. पहली इंटरव्यू जब हुई तो हुआ कि जिसमें उसने बोला, बेसिकली उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आप को डिफेंड किया कि हमने मूसेवाला को क्यों मारा. राइट. उन्होंने बोला कि मूसेवाला का जो मैनेजर था शगनप्रीत, वो विक्की मिड्डू खेड़ा, जो कि एक स्टूडेंट लीडर था और अब अकाली यूथ लीडर था, जिसने कि लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खड़ा किया था. तो उसका मर्डर होता है आई थिंक अगस्त 7, 2021 को मोहाली में. और उसके मर्डर में जो प्राइम एक्यूज्ड है वो शगनप्रीत है, जो क्लेम करता था कि वो मूसेवाला का मैनेजर है. और उसने 4-5 शोज मूसेवाला के ऑर्गेनाइज भी किए. तो वो भाग के वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था उसके बाद जब FIR हुई है. एक एलिगेशन ये है कि उसको पुलिस ने बुलाया था और उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको जाने दिया बिकॉज कांग्रेस गवर्नमेंट थी. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है जी. तो वो जो इंटरव्यू होती है लॉरेंस बिश्नोई की, पहली इंटरव्यू में उसने कुछ कपड़े पहने और उसकी दाढ़ी लंबी है, तो पंजाब पुलिस उसको डिनाई कर देती है इमीडिएट, और DGP डिनाई करते हैं. DGP डिनाई करते हैं कि हमने वो ये कहते हैं कि ये पंजाब के जेल में
इंटरव्यू नहीं हुई बिकॉज लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल से इंडिया के कई जेलों में उसको बुलाया गया है। अच्छा। कई स्टेट पुलिस इंक्लूडिंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको ट्रांजिट रिमांड पे ले गई है। ओके। कहीं मर्डर हो गया, कहीं थ्रेट कॉल आ गई, सलमान खान की इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके ऊपर खालिस्तानी जो टेररिस्ट है रिंदा उसके साथ नेटवर्किंग का, फिर उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज का भी केस हुआ है एनआईए से। सो काफ़ी है। तो जैसे ही जिस दिन ये इंटरव्यू होती है उससे कुछ 2 दिन पहले तक वो राजस्थान जेल में था। ओके। उससे पहले वो तिहाड़ जेल में था। तो पंजाब पुलिस ने बोला कि ये तो हमारे वहाँ हुई नहीं इंटरव्यू। अच्छा। और आप देखो कि जैसे ही उन्होंने बोला और उन्होंने फोटोज रिलीज की कि एक ऑरेंज कलर की उसके पास टी शर्ट है जो कि इस इंटरव्यू में है ही नहीं, और अब तो उसकी दाढ़ी भी छोटी है जब से वो बठिंडा जेल में आया है। और नेक्स्ट डे उसकी उसी ड्रेस में और कट ट्रिम बियर्ड में इंटरव्यू आ जाती है फिर से। और वो जो जर्नलिस्ट है उससे पूछते हैं भी आप कौन सी जेल में हो जी, तो वो हंसता रहता है जी। तो ऐसे उसकी इंटरव्यू कैसे हो गई? ये जेल से इंटरव्यू तभी होती है जब जेल के अंदर वाला बंदा आपको फोन करे। जी। अगर आप चाहो, मैं चाहूँ कि मैं किसी क्रिमिनल की जाके इंटरव्यू कर लूँ, मैं नहीं कर सकता जी। अनलेस कि मेरी उससे आप बात हो रही है और वो चाहे इंटरव्यू Right. देना। या फिर कुछ फोर्सेस हैं जो चाहती थी कि उसका लॉरेंस बिश्नोई का एक आइडलाइज भी करना हो सकता है, उसकी प्रोजेक्शन हो सकती है जी। that he had some valid reasons that मूसेवाला was a gangster ओके। और समथिंग जो एक थ्योरी है जिसको अभी तक पुलिस सब्सटेंशिएट नहीं कर पाई। जी। When we are talking about Lawrence Bishnoi, there are other people like Goldie Brar, अब जग्गू भगवनपुरिया, ऐसे और भी लोग हैं जो prominent figures हैं in the whole crime capital of पंजाब। इनके सबके बारे में आपने उनमें इनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया है इनका अर्ली ईयर्स, जब इन्होंने शुरुआत की या फिर कॉलेज में थे। और कॉलेज में इंसान एक अलग इंसान होता है और ओवर द ईयर्स इंसान बदल जाता है। हम भी डिफरेंट थे अपने कॉलेज में, आज हम एज प्रोफेशनल्स कुछ और हैं और हमारी आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट हैं। जो आपने ड्रॉ किया है इन्फ्रेंस फ्रॉम देयर अर्ली ईयर, जब शायद पेटी क्राइम कोई किया होगा या कोई एक गलती से कोई क्राइम हुआ होगा, एंड टर्निंग इनटू अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड जैसा आज दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या बिग गैंगस्टर दिखाया जा रहा है। डू यू थिंक रिफॉर्मेशन जो हमारे इंडिया में जो रिफॉर्म का सिस्टम है वो अभी भी ठीक से हमें समझना जरूरी है और उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, या ये हो कैसे रहा है कि एक पेटी क्रिमिनल या छोटे क्राइम के बाद इंसान एक बड़े क्राइम की तरफ चला जाता है इजीली हमारे कंट्री में? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने पूछा, बिकॉज मेरा फोकस बुक का ये है। बिकॉज ये गैंगस्टर तो एक नाम है, एक पॉन हो सकते हैं इसमें जी, और मूसेवाला का एक केस हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी है, हमारा सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने का मेरा मेन मोटिव है जी। तो लॉरेंस बिश्नोई, उसके 100-110 एकड़ लैंड है, वो फाजिल का है, एरिया पंजाब का, वो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से वो आता है चंडीगढ़ मॉडर्न सिटी में जी। और वो वहाँ आके अपनी, आई थिंक उसको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, और जो मेरी फीलिंग है जी। और वो स्टूडेंट इलेक्शन में वो खड़ा होता है और उसको विक्की मिड्डू खेड़ा और कुछ लोग प्रॉप अप भी करते हैं। वहाँ उसकी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होती है जो बढ़ जाती है, राइट, और एंड ही इज अरेस्टेड, उसके ऊपर केस होता है और वो जेल में चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे सिस्टम और सोसाइटी का इंटरवेंशन किसी भी लेवल पे नहीं है जी। सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग कहते हैं यार ये तो जवान है, ये तो लड़ते ही रहते हैं, राइट, जो कि गलत बात है। हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली। कुछ इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई हो गई तो आई थिंक कॉलेज का, सोसाइटी का कुछ काउंसलिंग, हाँ, कुछ ना कुछ होना चाहिए कि यार ठीक है हो गया, राइट, लेकिन इसको जेल में भेजना है तो कम से कम गैंगस्टर्स वाली जेल में या बड़े क्रिमिनल्स वाली जेल में मत भेजो। जो लड़का यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में आया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम में चला गया जी, और उसका एक्सपोजर हो गया, पैसा उसके पास था, तो ब्रेव वो था, है ना, थोड़ा सा उसमें बोलने का था, yes. और उसको बैकिंग हो गई, एंड देन ही फॉलोड अ डिफरेंट यंग बॉय, ही इज अ स्मार्ट लुकिंग मैन, मतलब ऐसा तो नहीं है कि
कोई आप एक टिपिकल गैंगस्टर वाइब तो नहीं आती उनसे बात करने में या उनको देखने में, ऐसा तो कुछ नहीं Yes, लगता? तो मेरा मकसद ये था कि मैं उनको एज अ ह्यूमन देखूं, जी ह्यूमनाइज करूं, उनको डिमोनाइज ना करूं। मैं नहीं चाहता कि वो उनको हम रावण उनकी तरह देखें, जी बिकॉज वो भी किसी के बच्चे हैं। एब्सोल्युटली ये ऐसा तो था नहीं कि वो 2-3 साल की उम्र में उसने चोरी शुरू कर दी। देयर वाज नो प्री हिस्ट्री ऑफ राइट। सेम इज विद अदर्स। माणू कुसा और जो जगरूप रूपा है, उनकी भी ये थी, वो भी क्रिमिनल्स नहीं थे। जगरूप रूपा तो ड्रग एडिक्ट हो गया, उस तरफ चला गया। राइट। माणू गुस्सा की सिस्टर को अपर कास्ट वालों ने बहुत तंग किया, तो वो इसलिए देखो पहला व्हाट हाउ सोसाइटी चेंजेस अ या ह्यूमन बीइंग। मतलब छोटी छोटी चीज को तो मेरा मानना है भी कहीं इंटरवेंशन होनी चाहिए। राइट। तो दैट इज वही मेरा इसमें मकसद था। मेरा ये मकसद है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनको ग्लैमराइज करूं। बिल्कुल। और इसी में मैंने वो भी किया है, जो अंकित शेरसा है। अंकित शेरसा एक बिल्कुल साइड इफेक्ट है, बिकॉज वो टीनेजर है। यस। और वो उसका मकसद ही है, जो उसका खुद का स्टेटमेंट है वो है कि मैं तो लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ा बनूंगा, लॉरेंस बिश्नोई तो बनूंगा ही। वो फेसबुक सोशल मीडिया में जो गैंगस्टर्स को हम ग्लैमराइज करते हैं, या गैंगस्टर खुद अपनी पोस्टर डालते हैं विद वेपन्स एंड Yes. एवरीथिंग, तो वो उससे अट्रैक्ट हुआ एंड ही हैज जॉइंड द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एंड ही जस्ट 19। And he thinks this is a very हाँ, glamorous उसको sort of a लगता है thing. कि नेक्स्ट हीरो मैं फिल्मों हूँ। में, पिक्चरों में देख के। और अब ऐसा अंकित शायद। शेरसा किसी बिजनेसमैन को फोन करेगा, तो बिजनेसमैन तो डरेगा ही उससे। राइट। तो वो फियर पे ही वो जीते हैं। तो वो है जो साइड इफेक्ट है। राइट। वो उसका बैड इफेक्ट है, इल इफेक्ट हो गया यस सोसाइटी का। यस। यू स्पोक अबाउट कॉलेज इलेक्शंस। पंजाब यूनिवर्सिटी एक लेजेंडरी यूनिवर्सिटी है पंजाब की, बट द रोल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी and the condition of violence in Punjab are directly linked. Are they not today? टोटली या यस यस। What's your take on that? बिल्कुल। इनफैक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी उस रीजन की एक ही यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट इलेक्शंस होती हैं, और अच्छा। स्टूडेंट इलेक्शन है जहाँ से ये सारी वायलेंस शुरू होती है। मैं स्टूडेंट इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे ये है कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। राइट। है ना। मैं चाहता हूँ कि अगर वो कोई भी स्टूडेंट लीडर्स कुछ मुझे सुन रहे हैं, तो एक स्टेप बैक भी लेना पड़ता है हमें लाइफ में, बिकॉज हम एग्रेशन में आके कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हम सारी लाइफ वी एंड अप बीइंग अ क्रिमिनल। एब्सोल्युटली। या हम कोई अपनी बॉडी का ऐसा पार्ट खो देते हैं कि वी आर नॉट हमारी जिंदगी, मैंने बहुत अपने कई फ्रेंड्स की मैंने जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी है। तो वहाँ पे जैसे ही पंजाब का जो हिस्ट्री रही है, तो पंजाब पहले पार्टीशन हो गया 47 में, उससे पहले इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चलती रही। उसके बाद पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हो गई, बीच में 65 की वॉर आ गई, 71 की वॉर आ गई, फिर टेररिज्म आ गया। तो कुछ ना कुछ पंजाब में चलता रहा है हमेशा, और पंजाब में शांति तो रहती नहीं। एंड इन द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। या यस राइट। तो जो जैसे ये टेररिज्म खत्म होता है, और मतलब जब भी कोई एक मूवमेंट या एक एपिसोड खत्म होता है, तो वहां पे एक वैक्यूम आ जाता है जी। और उस वैक्यूम में फिर एक नया एक ट्रेंड आ जाएगा, या जिसको हम हीरो वर्शिप, कल्ट वर्शिप करते हैं। यस बिल्कुल। तो जैसे टेररिज्म खत्म हुआ, वहां पे ये गैंगस्टर कल्चर आया, और देयर वाज अ गाय कॉल्ड डिम्पी चांदभान। ओके। तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और वो वन ऑफ द मेन लीडर था, और वो उसको माना जाता है फादर ऑफ गैंगस्टर। ये मिड 90s में था वो जी। तो उसी ने आगे एक रॉकी नाम के गैंगस्टर को बनाया। रॉकी ऑर्गेनाइजिंग और नेटवर्किंग में बहुत मेन था। और मैं यहाँ पे मेंशन करूँ दैट डिम्पी चांदभान को प्रॉप अप किया था अंसारी, जो यूपी के इतने बड़े गैंगस्टर, बाद में वो पॉलिटिशियन हो गए जी, और एक वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटिव भी वो हैं तो मतलब आप देखो उनके तारे कहाँ कहाँ हैं जी। तो फिर मतलब इट इज एंडलेस। और रॉकी ने आगे गैंग्स बनाए, उसके बाद रॉकी सडनली पॉलिटिक्स में चला गया। ही वांटेड अ क्लीन इमेज, तो कुछ गैंगस्टर को पुलिस ने मार दिया, और फिर रॉकी पे एलिगेशन लगा कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है। सच है कि झूठ है ये तो वो मेरा सब्जेक्ट ये एलिगेशन लगा तो फिर बाकी सारे गैंग्स उसके। हाँ, तो फिर रॉकी को भी मार दिया गया। फिर जिसने रॉकी को मारा उसको पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। मतलब इट इज एंड वो मैंने बुक में काफी जी, आपने काफी डिटेल में लिखा है अबाउट द गैंग्स एंड द गैंग वॉर्स दैट हैपेंड, और वो बहुत ही एंगेजिंग एक्चुअली। हाँ, और वो आप वो देखो कि जो एक बात वो एक डिम्पी चांदमान से शुरू हुई थी,
और जब मैं 2015-16 में मेरी रिपोर्ट थी कि पंजाब में 57 गैंग्स हो गए थे फ्रॉम दैट वन पर्सन इन 95-96 जी और वन पर्सन से 57 गैंग्स एंड 500 मेंबर्स थे जी और आज 500 गैंग्स हो गए और 2000 गैंग मेंबर्स अकाउंटेड फॉर लिस्टेड पुलिस का और उनकी 4000 के करीब हाइडिंग नेटवर्क प्लेसेस हैं पंजाब में. ये पुलिस के पास जो डेटा है, तो इसका आगे पता नहीं कितना है. और वो इनवेरिएबली चाहे विक्की मिड्डू खेड़ा थे, चाहे जयपाल, रॉकी, चांदमान, सभी पंजाब यूनिवर्सिटी से. तो सर जो मुंबई था अर्ली 90s में, वहीं आज पंजाब वहीं खड़ा है. बिल्कुल, जो बॉलीवुड है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसका वही हाल है जो 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड का था. और वो सब शुरू होता है पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे आपने किया. पर मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वहां से गैंगस्टर निकलते हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही तो कह रहा हूं, लेजेंडरी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग निकले हैं. या इनफैक्ट यहाँ पे एक यू नो पोइटिक जस्टिस कह लो या आयरनी कर लो आप इसको, कि जो दिल्ली पुलिस के हरगोविंद सिंह धालीवाल हैं, जिन्होंने कि इस केस को सॉल्व किया है जी, और उनके बारे में भी मैंने मेंशन किया, वो भी उसी टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. अच्छा. एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम एरिया जो मालवा पंजाब है, जहाँ से गैंगस्टर आते हैं. वहीं से इस लेवल का पुलिस ऑफिसर भी आया है. आपने पंजाब को 3 पार्ट्स में बताया था जी, दोआबा, मांझा जी जी एंड मालवा. हाँ, मालवा जो आपके हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से लेके सतलुज रिवर तक जो एरिया है, वो उसको बोलते हैं मालवा. और उसके बाद सतलुज और ब्यास रिवर, उसको बोलते हैं दोआबा. दोआबा मीन्स 2 रिवर्स के सेंटर में. फिर जो ब्यास और रावी का एरिया है वो है माझा, वो मिडल में हुआ. फिर रावी और चेनाब जम्मू का रीजन है. फिर चेनाब और इंदस कश्मीर का है. सॉरी, चेनाब और जेलम जो कश्मीर इंडिया का है. जो जेलम और इंदस है वो हम पाकिस्तान में है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं. तो ये 6 रिवर्स ये होगी. 7th रिवर थी यमुना, जो पहले उस तरफ आती थी. फिर ये चेंज हो गई काफी सेंचुरीज पहले. और फिर एक 7th रिवर सरस्वती को भी बोला जाता है. और तो इसको हिस्टोरिकली जो इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री में सप्त सिंधु नाम का था ये. तो उसका सेंटर था माझा, ब्यास और रावी के बीच में. राइट. अमेजिंग. ये आई थिंक ये डिस्टिंक्शन की थी इसने महाराजा अकबर ने. अच्छा. जब उसने मतलब उसने इंडिया के पार्ट्स को ज्योग्राफिकली डिवाइड किया था. ओके. आई थिंक हमें कोई इसका स्कीमेटिक बना के लोगों को दिखाना पड़ेगा. दैट वुड बी ग्रेट. आपको इसके मैप्स मिल जाएंगे. आई एम श्योर. इसको वील लुक इट अप एंड वील प्लेस इट फॉर द पीपल. आपने धालीवाल साहब की बात करी. दे वर ऑफिसर्स फ्रॉम द पंजाब पुलिस आल्सो. Did the Delhi police and Punjab police collaborate together on this investigation? नहीं, उन्होंने नहीं किया उसके ऊपर. इनफैक्ट जो मूसेवाला का जो केस है ना, ये पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बिकॉज हर एजेंसी को पता था कि मूसेवाला's लाइफ इज अंडर थ्रेट. पंजाब पुलिस को पता था, IB को पता था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था, हरियाणा पुलिस को पता था, दिल्ली पुलिस को पता था, राजस्थान पुलिस को पता था. तो सबको पता था और मूसेवाला खुद को पता था, फिर भी मर्डर हो गया. इससे पहले कोई कभी उन पे अटेम्प्ट हुए थे? हाँ, उनके ऊपर 3-4 अटेम्प्ट हुए. पहले हो चुके थे. तो उनकी किसी ने उनको टर्बन गिफ्ट की थी जिसमें डेटोनेटर्स थे. और डेटोनेटर्स थे या एक्सप्लोसिव था, आई मीन बॉम्ब का मटेरियल था उसमें. फिर एक शाहरुख नाम का शूटर भेजा गया था उनको मारने के लिए, जो कि पुलिस सिक्योरिटी करके वापस चला गया. और उसने बोला था कि हमें काफी ज्यादा शूटर्स चाहिए या हमें स्नाइपर्स चाहिए, बिकॉज ही इज ऑलवेज सराउंडेड विद सिक्योरिटी. तो ये था. तो इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत देर बाद हुई है, विच इज अनफॉर्चुनेट. लेकिन अब वो उसकी भी कई डिफरेंट थ्योरीज है कि उनकी कोऑर्डिनेशन क्यों हुई, क्यों नहीं हुई. फन टू रीड एक्चुअली. लोग जब ये पढ़ेंगे तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन गई थी. एंड इट इज वेरी फास्ट पेस्ड. आपने जैसे इन्वेस्टिगेशन का रुख बताया और जिस तरीके से जो स्टेप्स हुए, इवेंचुअली लीडिंग पुलिस टू कैच अ
few number of people. या कोई कहीं मिला, कोई कहीं. बहुत अमेजिंग है वो जो पूरी चेज है. या एक्चुअली में जैसे मैंने बोला था कि मेरा एंट्री ही 29th मई को होती है, और एवरी आवर ना द सीन वाज चेंजिंग. कुछ ना कुछ हो रहा था. तो मेरी स्पिरिट थी कि मैं, बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड क्राइम एंड अ वेरी फास्ट पेस्ड इन्वेस्टिगेशन, तो मैंने उसको उसी स्पिरिट में लिखने की कोशिश की है. परफेक्ट सर. आई विश कि उनकी प्रिवेंशन भी फास्ट पेस्ड होती, तो वी कुड हैव अवॉइडेड दिस. राइट. Not to share any spoilers from the book, but would you like to talk about the day he was murdered? You want to tell people something about it? Maybe. या आई मीन मेरा फर्स्ट चैप्टर ही उसके ऊपर है, द लास्ट हल्का सा राइड. टीजर दे दो तो अच्छा लगेगा लोगों को, आई थिंक. जो लास्ट राइड है वो उनकी, हाँ, लास्ट राइड सॉन्ग. He wrote a song also. Ironically, गाना भी था उनका एक. इनफैक्ट इसीलिए ना, आई मीन उनके जो फैन फॉलोइंग ना, मुझे लग रहा है मोर देन डबल हुई होगी आफ्टर द किलिंग, बिकॉज सडनली उनके लिरिक्स का, उनकी लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. कितने रीमेक्स आए उनके गानों के. या और जो एक तरह की ये प्रोफेसी होगी ना, एक प्रेमोनिशन हुई थी कि मेरी भी लास्ट राइड, टोपैक शकूर जो उनका आइडल रैप सिंगर था, मेरी भी उनके जैसी लास्ट राइड होगी. तो वो सेम था. उसको मैंने कोशिश की है रीडर को वहाँ ले जाने की. मेरी आई डोंट नो मैं कितना सक्सेसफुल हुआ. मेरी कोशिश थी कि रीडर उनकी थार में बैठ के वो सब एक्सपीरियंस करे, जब वो जा रहे हैं वो क्या बातें कर रहे थे. और मुझे बहुत मुश्किल से, आई एम टेलिंग यू, आई हैव रेड द बुक सर. बहुत अच्छे से वो फीलिंग, वो मोमेंट एकदम फील होती है जब आपने जो वो लिखा है कि जो भी वो लास्ट राइड का उनका जो आपका पूरा चैप्टर है. मैं अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अनपुट डाउनेबल है ये बुक. नीचे रखने का मन नहीं कर रहा था. इट वाज and I swear I think it will be worth it if it becomes a movie. सर एक लास्ट के few, एक्चुअली सवाल नहीं है ये, बहुत ही एक सवाल बार बार मेरे मन में आता है कि इतने बड़े आर्टिस्ट थे, सारे बड़े आर्टिस्ट. यू लुक एट पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री, यू लुक एट फिल्म इंडस्ट्री, जो लोग ऑफ कोर्स लोग एक हम्बल रूट से आते हैं, हर कोई, कई लोग नहीं भी आते हैं हम्बल रूट से, बट वो सब फेमस होने के बाद अपना गांव छोड़ देते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं, देश छोड़ देते हैं. कई लोग कनाडा चले गए, कोई यूएस चला गया. ही वॉज लिविंग इन हिज विलेज. वाई? या ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाई ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. एक तो उसमें जो टेक्निकल बात है वो ये थी कि ही वॉज इन कनाडा, और कनाडा में जब उनके कॉपीराइट को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिस्प्यूट होता है विद हिज म्यूजिक कंपनी, तो ये उनसे अलग हो जाते हैं और अपने सेपरेट शोज करते हैं. लेकिन हर शोज के ऊपर लड़ाई हो रही है, वायलेंस हो रही है, और वो बात इतनी ज़्यादा इंसिडेंट होने शुरू हो गए कि कैनेडियन पुलिस ने इनके शोज को वहाँ बैन कर दिया. ये उनका रीज़न था वापस आने का, राइट. और जो सिद्धू मूसेवाला को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि वो पंजाब आया नहीं था, उसको तो मजबूरी थी पंजाब आने की. ठीक है, ये एस्पेक्ट हम मान लेते हैं, लेकिन उनको बाकी कंट्रीज से जाने की तो मनाही थी नहीं, बट ही चोज कि मैं विलेज में रहूंगा. फिर वो चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई कहीं और भी सेटल हो सकते थे. बिल्कुल. पर वो हुआ, तो उसका ना पंजाब के सोशल कल्चर पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है कि उन्होंने ये बोला कि अगर मैं अपने गांव में, मूसा बैकवर्ड गांव है, वहां पे रेत मिल जाती है आपको ना, तो अगर मैं वहां पे आके रह सकता हूँ, खेती कर सकता हूँ, तो तुम लोग भी करो. जरूरी नहीं सबको कनाडा जाना, जरूरी नहीं सबको देश से पंजाब से बाहर जाना. और उन्होंने जो यूथ ट्रैक्टर को छोड़ गए थे, जो खेतों में काम करना छोड़ गए थे, आई थिंक मूसेवाला का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनको वापस लाना और अपनी मिट्टी के साथ लेके आना. एक उसमें एक और बड़ा इम्पैक्ट है, जो सिद्धू मूसेवाला नाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका नाम है. ये हो सकता है कि ये नाम उनका पॉपुलर हो गया हो, लेकिन आप देखो थोड़ी सी अगर आपके पास टाइम है. बिल्कुल है सर, आप बताओ ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जब सिखिज्म बनता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हम रीति रिवाज, मूर्ति पूजा से दूर जाएंगे. फिर सभी गुरुओं ने अपना अपना एक नया कोर्स उन्होंने दिया, आगे और इवॉल्व होता गया. इवेंचुअली जब खालसा पंथ सजाया जाता है गुरु गोबिंद सिंह जी का, तो वो कहते हैं कि सब मानस की जात सब एक है. ये तो गुरु नानक देव जी ने कहा था, तो उन्होंने बोला कि सब इक्वल हैं.
तो जो मेल है वो सिंह है और जो फीमेल है वो कौर है, तो जात पात उन्होंने खत्म कर दी जी राइट। उसके बाद अब देखो काफी देर सिंह कौर ही चलता रहा। जी। जैसे मेरा नाम जुपिंदरजीत सिंह है तो जी। मैं सिंह के आगे नहीं लगाता, जी ना मेरे फादर लगाते थे ना मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया। जी सेम इज विद माय मदर। तो और कास्ट सिस्टम उन्होंने खत्म किया था। लेकिन एक जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि यार मैं दूसरे से डिफरेंट हूँ, मेरी जात ऊंची है, मेरा गांव ऊंचा है, समथिंग ना, उसने पंजाबियों में चेंज ले गया कि ठीक है अगर आपने हमें मना कर दिया तो हम सिद्धू नहीं लिखेंगे। जैसे प्रकाश सिंह बादल हैं जी राइट, तो वो ढिल्लों कास्ट के हैं विच जी। इज अ जट कास्ट, तो उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए ढिल्लों लगाना बंद कर दिया। बट ही वांटेड कि मैं डिफरेंट हूँ तो मैं बादल विलेज से हूँ, तो मैं प्रकाश सिंह बादल हूँ। जी अब बादल ही एक तरह के ऐसे लगता है कि वो कास्ट है जी। आपको थर्ड जनरेशन में, सेकंड जबकि ऐसा है जनरेशन, नहीं। जबकि ऐसा है नहीं। यू नो जो पहली बार सुनेगा वो सोचेगा भी बादल भी बिल्कुल। कास्ट है, जबकि वो गांव आपने है। मुझे आज बताया, मुझे आज पता चला। तो सिद्धू मूसेवाला ने, बिकॉज वो अपने आप को अपर कास्ट, उसके सारे सॉन्ग्स वैसे ही हैं, बिल्कुल। और मैं मैं जात पात में बिल्कुल नहीं जाता, तो मैं उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करता जब कोई कहता है मैं जट हूँ मैं बड़ा जी। हूँ, है ना। तो सिद्धू ने अपना सिद्धू को भी रिटेन किया और गाँव को भी रिटेन किया। तो अब एक नई आइडेंटिटी आ गई है पंजाब में जो जहाँ से पिछली आप हैं। सबसे चेंज हो गई है। अब ये ट्रेंड कितना चलता है कितना नहीं चलता, तो ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस है जी। तो वैसे तो बहुत से लोग रिलीजन के लिए बहुत कुछ क्लेम करते हैं कि हमारे रिलीजन में ये है वो, पर हमारे रिलीजन में ये भी है भी कि आपकी कास्ट नहीं है। बिल्कुल। और ये हाँ। एक बहुत महान बात है, बहुत पुरानी बात हाँ है। मतलब ये बिल्कुल डाइग्रेस है वी आर मेरी मूविंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म। यस हम थोड़ा सा एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं शायद, या एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन कैरेक्टर। ग्रेट सर, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक जो भी आपकी बुक पढ़ेगा दे वुड वांट टू टेक दिस टाइम टू सिट डाउन विद यू एंड स्पीक टू यू अबाउट द कल्चर इन पंजाब, नॉट जस्ट वायलेंस इन पंजाब, नॉट जस्ट एनीथिंग एल्स, बट पंजाब के बारे में एक बेटर सेंस आज मुझे मिली आपसे बात करके। थैंक यू। मैंने पंजाब सिर्फ चंडीगढ़ मोहाली देखा है, मैं गलत क्यों कहूँ, बट इफ़ यू मूव डीपर इन टू पंजाब देर इज़ अ वेरी वेरी रिच हिस्ट्री एंड रिच कल्चर देर, एंड ऑफ कोर्स विद ऑल योर एक्सपीरियंस ये पूरा डिपिक्ट होता है आपकी बातों में भी और आपके विचारों में भी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू गाइज, हु किल्ड मूसेवाला, द स्पाइरलिंग story of violence in Punjab. I would love for you guys to go ahead and read this book to understand the story better. Form your own opinions. आपकी choice है, आपके सवाल हैं, and if you have any of them, do share them with us. You can write to me at thespecificask@gmail.com. जब हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे, हम इसके शॉर्ट्स भी पोस्ट करेंगे, you can always comment there. If you want to direct some questions to Jupinderjeet Singh himself, you can write to me. I can reach out to him and answer your queries if engaging enough. Thank you for listening in. Have a great day.